आज ना पूछा। नहीं, मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसके लिए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक बहुत अच्छी पहल है, ये जरूर लागू होना चाहिए देश में। राइट। तो आज अभी धुआं छटा खुला गगन मेरा। Amish Devgan, can we have a huge round of applause for him, the editorial leader of the year. ये अवार्ड बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं एक चीज में बड़ा बिलीव करता हूं कि विक्ट्री एंड डिफीट शुड मैटर टू यू ओनली फॉर 5 मिनट्स। ये इसलिए महत्वपूर्ण है सोचना और समझना कि कई बार आपको सम्मान मिलते हैं, लेकिन उन सम्मानों को साथ सजोकर आगे आपको बढ़ना है कि अगला सम्मान भी आपको मिले। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार व्यूअर्स, ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है कि और जनता आर पार को जितना प्रेम करती है उसकी वजह से ये सम्मान है। ईद से पहले स्पीकर वाली सियासत और लाउड हो गई है। राज ठाकरे ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि 3 मई यानी ईद के दिन तक महाराष्ट्र सरकार सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 4 मई से वो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर श्री हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता यानी शिवसेना कह रही है कि हिंदुत्व पर हमला करने के लिए हिंदू ओवैसी तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को पंचिंग बैग ना समझा जाए। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमें पंचिंग बैग बना सके। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बड़ी घटना हुई। शनिवार को यहां कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और पाठ के बाद जब ये लोग घर लौट रहे थे तभी कुछ लोगों ने इन पर पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर दिया। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईद से पहले सियासत हो गई है बड़ी लाउड। परिस्थिती आहे, अभी नाही तो कभी नाही। माझ्या देशातल्या सर्व देशवासियांना, माझी सर्व हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, जर हे 3 तारखेपर्यंत ऐकले नाही, 4 तारखेला हनुमान चालीसा प्रत्येक ठिकाणी मला ऐकू आलंच पाहिजे। जो कानून है, कानून के तहत जो है वो राज्यों को भी और जो प्रशासन है उसको काम करना चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों में एक नफरत पैदा की जा रही है। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके, याद रखो आप। ईद से पहले लाउड स्पीकर की सियासत चरम पर पहुंच गई है। राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने का अल्टीमेटम पहले ही दे दिया है और अब लाउड स्पीकर के खिलाफ उनका रुख और आक्रामक हो गया है। हे हिंदुत्व नाही तो तुम्ही महाराष्ट्राचं आणि देशाचं वातावरण खराब करताय। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी एक बड़ी घटना हुई। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने घर लौट रहे हनुमान भक्तों पर कुछ बाइक सवार लोगों ने पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लाउड स्पीकर पर चल रही ये सियासत कब थमेगी। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ईद से पहले लाउड सियासत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ईद से पहले लाउड सियासत का विश्लेषण सुनिए। मैं आज आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा, सारे बयान बताऊंगा। ओवैसी साहब कहते हैं कोई माई का लाल मुसलमानों को पंचिंग बैग नहीं बना सकता। राज ठाकरे कहते हैं 3 तारीख तक नहीं माने तो फिर हर तरफ हनुमान चालीसा ही सुनाई देगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं वो कहते हैं कि शिवसेना पर वार के लिए हिंदू ओवैसी तैयार किए जा रहे हैं, यानी राज ठाकरे को हिंदू ओवैसी का दर्जा दे रहे हैं संजय राउत। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, जो बड़ा सवाल है वो ये है क्या 3 मई के बाद लाउड अजान का विवाद और बड़ा होगा, जैसे
संकेत दिख रहे हैं। ये बड़ी बात है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और पेशे से वकील भी हैं। वगीश सारस्वत हैं जो कि प्रवक्ता हैं एमएनएस के। अभय दुबे हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। किशोर तिवारी हैं नेता हैं शिवसेना के। दानिश कुरैशी हैं जाने माने मुस्लिम चिंतक। और शहजाद पूनावाला जुड़ेंगे बीजेपी नेता और प्रवक्ता। तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं दानिश कुरैशी आपसे। दानिश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी मिल रही है। दानिश, क्या आपको लगता है कि जी मिल रही है, ये जो अजान को लेकर सियासत है, ये जो लाउड अजान को लेकर सियासत है, ये पॉलिटिक्स है या ये रियल मुद्दा है, ये समस्या है? देखिए मुझे लगता है कि अब वक्त आ चला है कि समूचे हिंदू समाज को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे और इन लोगों ने अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए जिस तरह से मजहब को हथियार बनाया है, जो पिछले 2-4 दशक से हम देख रहे हैं 1980 के बाद से। जी सुनिए मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए अमित जी। जो पिछले 2-3 दशक से जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिकता को, मजहबी जो मतलब सिंबॉलिक चीजें हैं। अब आप सुनिए, देखिए हनुमान चालीसा एक महिमा गान है, वो आप कहीं भी जाकर मतलब राजनीति करेंगे, किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के घर जाके आप बजाएंगे या किसी और धार्मिक स्थान के बाहर जाके बजाएंगे, तो इससे क्या मतलब अल्टीमेट होगा क्या? आप बताइए, क्या किसी भगवान मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, सारी बातें आपकी सही है। दानिश जी जरा 30 सेकंड जरा वेट कर लीजिए। आपने बोला ये लाउड हनुमान चालीसा बजाने से क्या होगा? सही बात है आपकी। हनुमान जी ज्यादा तेज सुनते हैं, कम तेज सुनते हैं, ये तो बात है ही नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो लाउड अजान दशकों से चल रही है, इसको बजाने से क्या हो रहा है? और शिवसेना सांप्रदायिक है या नहीं है सांप्रदायिक? सुनिए मैं आपको बताऊं, लाउड अजान बज रही है या नहीं बज रही, या और किसी धार्मिक स्थान में उनकी धार्मिक विधियां लाउड हो रही है नहीं हो रही है। सुनिए, तो अगर किसी को किसी से भी दिक्कत है तो उसके लिए हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून व्यवस्था है। आप मान लीजिए कि मुझे किसी चीज से तकलीफ है, तो मैं अल्टीमेटली तो प्रशासन को, सरकार को ही लिखूंगा कि भाई इस चीजों से मुझे तकलीफ है, या मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे अमित जी की चैनल से दिक्कत है, इनका वॉल्यूम लाउड है, इसलिए मैं उनके बाहर जाके दूसरा और कुछ नया शुरू करूंगा। तो ये तो एस्ट्रोनोपली तो कुछ नहीं हो सकता ना। आपको कानून का सहारा लेके, किसी को भी किसी से भी दिक्कत है तो उसके लिए कानून व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है। अब अगर कोई सुपर पुलिस या सुपर पुलिस का कोई काम इस तरीके का काम करने की कोशिश करता है, मुझे मन से कोई वगीश सारस्वत को लेना पड़ेगा 40 सेकंड के लिए। वगीश सारस्वत, आप क्या सुपर पुलिस बन रहे हैं? और आप क्या हिंदू ओवैसी हैं जो आपको दर्जा दे रहे हैं संजय राउत? अभी जो कह रहे थे, वगीश को दिखाइए स्क्रीन पे। नहीं, अभी संजय राउत क्या बोल रहे हैं, दानिश जी क्या बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी हमसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा कानून व्यवस्था है, और सीधा सा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उसका पालन करना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिना शोर मचाए बड़ी शांति से इम्प्लीमेंट कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार थोड़ी सी कोशिश कर रही थी, फिर पता नहीं कहाँ से क्या दबाव आया कि सारा का सारा ठंडा बस्ते में चला गया, जबकि महाराष्ट्र सरकार बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकती थी। कानून की ही तो बात हो रही है ना। यहाँ हमने हनुमान चालीसा का जो पठन किया है वो किसी को सुनाने के लिए नहीं किया है, लेकिन आपके नेता को तो हिंदू ओवैसी का दर्जा दिया है संजय राउत ने। संजय राउत कह रहे हैं कि वो हिंदू ओवैसी बनना चाह रहे हैं। सिर्फ 5 सेकंड। जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें अजान से तकलीफ होती है, अजान से जो लाउड स्पीकर पे अजान होती है उससे तकलीफ होती है, अजान से नहीं। थोड़ा शांति से अजान कीजिए। सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि हम हनुमान चालीसा जोर से लगाएंगे तो आपको हमारी तकलीफ का एहसास होगा कि हमें क्या तकलीफ होती है। इसके अलावा इस आंदोलन में डेमो देना चाह रहे हैं आप, सिर्फ समझाने की कोशिश है कि आप समझ जाइए, शांति से लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दीजिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला, मैं आपका रुख करता हूं। जो संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी की लॉबी में खेल रहे हैं राज ठाकरे, वो हिंदू ओवैसी हो गए हैं, क्या आपको लगता है ये स्पीकर का लाउड स्पीकर का बदला लाउड स्पीकर से हो सकता है?
देखिए अमीश जी, पहले तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ और हम हमेशा मानते हैं स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी हिंदुत्व के शेर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। परंतु आज उन्हीं के सुपुत्र ने जिस प्रकार से उनके विवेक पर सवाल उठाए, ये कहा कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया, वो कभी बेवकूफ़ नहीं बन सकते थे। परंतु मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन बाला साहेब ठाकरे को धोखा दे रहा है? हिंदुत्व को गाली देने वाले लोग यहाँ पर अभय डुबे बैठे हैं, जो आईएसआईएस बोको हराम कहते हैं, उनके साथ सत्ता बना दी। सावरकर जी को गाली देने वाले लोग यहाँ पर अभय डुबे बैठे हैं, उनके साथ मिलकर सत्ता बना दी। जो श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं उनके साथ नहीं। किशोर जी, आपका शोर बंद कीजिए, ये वोट बैंक का शोर बंद कीजिए किशोर तिवारी, और सुन लीजिए कान खोलकर, ये वो लोग हैं जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व को नकारा। ये अमीश जी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रकार के शोर और घुसपैठ में बोल पाऊंगा। जनता ने पहले ही इनके एंक्रोचमेंट पे बुलडोजर चलाया है, मुझे और इन पर बुलडोजर नहीं चलाना है। किशोर तिवारी अपनी टर्न पे बोलिए ना। किशोर जी अपनी टर्न पे बोलिए, मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात को रखने का। आप इतने कमजोर तो है नहीं आपको बीच में बोलना पड़े। पहले ये अपनी बात रख ले शहजाद पूनावाला। जिन लोगों ने श्री राम के अस्तित्व को नकारा, राम मंदिर को लटकाया, अटकाया, भटकाया, जिन्होंने कहा राम सेतु तोड़ देंगे, आज उनके साथ सत्ता में है और फिर कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे को किसने धोखा दिया? आपने धोखा दिया। पहले 2-3 सवाल है। एक, ये तीनों मंडली बैठी है इनकी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और इनकी और एक साथी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बाला साहेब ठाकरे जी को तो बड़ा गर्व था कि बाबरी ढांचा गिराया गया। अभय डुबे, आप क्या इस गर्व में शामिल होते हैं या आपके लिए विशेष? पहली बात। दूसरी बात, किशोर तिवारी जी, आप सावरकर जी को वीर मानते हैं और अभय डुबे, आप सावरकर जी को वीर मानते हैं? हमारे श्रद्धा स्थान है, हमारे श्रद्धा स्थान। अब पूछिए अभय डुबे से, अभय डुबे की बारी है। किशोर जी फिर मैं आपके पास आता हूं। अभय डुबे से पॉइंटेड करके 2-3 सवाल पूछे गए हैं, 2-3 पॉइंट्स रखे गए हैं। किशोर जी मैं आता हूं। अभय डुबे, आप क्या चाहते हैं? अजान लाउड स्पीकर पर बजती रहे और हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पे बजे? देखिए, आप किस तरफ है? मैं सभी धर्मों, मैं पहली बात अमीश जी, सभी धर्मों का आदर करता हूं, धार्मिक सद्भाव रखता हूं। शहजाद पूनावाला जी अगर मुस्लिम हैं तो दुबे जो सरनेम होता है ना, वो 2 वेदों के ज्ञाता का होता है। मेरे धर्म का अपमान मत करो डुबे डुबे प्रोनाउंस करके, ये अधर्मी पाप मेरे धर्म के साथ मत करो शहजाद पूनावाला जी। तुमको किसी ने अधिकार नहीं दिया मेरे हिंदू सनातन धर्म का अपमान करने का। कैसे डुबे प्रोनाउंस करते हो आप? कैसे प्रोनाउंस करते हो? हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हो तुमको किसने आजादी दे दी इस बात की? किस तरीके से आप मेरे धर्म का अपमान कर सकते हो? अमीश देवगन जी, दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं प्रमुखता से। देखिए, 2017 अप्रैल में सोनू निगम जी ने जब यह मुद्दा उठाया था, महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था वो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नमाज के लिए अजान तो आवश्यक है, मगर अजान के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। यह शीर्षस्थ नेता अहमद पटेल जी ने ऑफिशियली ट्वीट किया। मैं पूछना चाहता हूं शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी का तीर्थ स्थल इनकी गुजरात की सत्ता है। 2020 में प्रजापति डॉक्टर ने एक पिटीशन फाइल की। उन्होंने कहा कि साहब ये अजान की आवाज से मुझे परेशानी होती है। गुजरात सरकार ने लगातार जवाब नहीं दिया, और जब हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई कि आपका ये जो दोहरा चरित्र है, वो कहती है यू फाइल योर रिप्लाई एंड क्लियर स्टैंड, डू नॉट अडॉप्ट डुअल स्टैंडर्ड्स। तो सरकार क्या कहती है? जवाब कर चौंक जाएंगे। शहजाद पूनावाला जवाब। अभय दुबे, आपको 1.5 मिनट हो गया, आपको 1.5 से 2 मिनट हो गया अपनी बात को रखने के लिए। खुलासा कर रहा हूं। नहीं, अमीश जी, ये क्या तरीका है? शहजाद पूनावाला जवाब देंगे ना आपको? अमीश जी, आपने उनकी बात मुझे भी बीच में रोका था। तो अभय दुबे, अब आप अपनी टर्न के लिए वेट करिए, रुकिए, जवाब सुनिए। अभय दुबे, सुनना पड़ेगा जवाब। नहीं, ये गलत तरीका है अमीश जी। उनका इस प्रकार का अतिक्रमण आप जारी रख रहे हैं। अब मुझे तो रोक लिया था आपने। अभय दुबे, देखिए मैं भी उनके ऊपर बोल सकता हूँ। अभय दुबे, इससे नहीं, ये तरीका नहीं है। अभय दुबे जी को रोकना पड़ेगा। मैं अपनी बात दिया। ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड। देखिए, अभय डुबे जी को अपने नाम से तो बड़ी आक्रोश महसूस हुई, परंतु जब राम जी के अस्तित्व को नकारा गया तब इनको कोई
आक्रोश महसूस नहीं हुआ जब राम सेतु को तोड़ने की बात की गई, जब कपिल सिब्बल गए थे कोर्ट में और कहा कि राम मंदिर के मामले को टाल दिया जाए, तब इनको कोई आक्रोश नहीं हुआ। हिंदू टेरर कहते हैं तब इनको कोई आक्रोश नहीं हुआ। भगवा को आतंक से जोड़ते कोई आक्रोश नहीं हुआ। आज इनको बड़ा आक्रोश हो रहा है। तो मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए कि क्यों जुम्मा की नमाज तो सार्वजनिक सड़कों पर जयपुर में पढ़ी गई, परंतु जब हिंदू नववर्ष की यात्रा थी तो 144 अलवर में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में लगाया गया। जब जहांगीरपुरी में दंगा होता है, दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, वहां पर डेलीगेशन पहुंच जाता है, परंतु करौली का मुख्य आरोपी मतलूब कहां है आज? छाबड़ा का मुख्य आरोपी जो था हिंदू हिंसा वायलेंस का, वो क्यों इफ्तार पार्टी में दिख रहा था अशोक गहलोत के साथ? इसका भी जवाब लीजिए। और 5 मस्जिद के नाम ये किशोर तिवारी मुझे बता दे जहां पर जैसे हनुमान चालीसा पर कार्रवाई की वैसे 5 मस्जिद जहां पर अवैध लाउड स्पीकर को हटाया गया। की भी सरकार है, आप अभय दुबे को भूल अरे अभय दुबे तो जाकर लाउड स्पीकर लगवा रहे जयपुर की सड़कों में, वहां पे तो वो अलविदा जुम्मा ना करवा रहे हैं। अभय दुबे बीजेपी का मौलाना दुबे अलविदा नमाज करवा रहे हैं। जी जी, वो शॉट्स हमने देखे। अलविदा की जो नमाज थी वो जयपुर की सड़कों को रोककर पढ़ी गई, लाउड स्पीकर लगा के पढ़ी गई। बीजेपी कहती है कि आप तो लाउड स्पीकर लगाने वालों में से हैं अजान के लिए। अमीश देवगन ऐसे ही करवा दीजिए मंगलवार को हनुमान चालीसा। सुनिएगा, पूरा देश जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला को। पूरा देश सुने इसको। हाँ, देश मैं बता रहा हूं, इस अधर्मी की बात का जवाब मैं देता हूं। क्या कह रहे हैं सुनिए, आप, बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देश सुने। गुजरात ये कह रही हाई कोर्ट में कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एफिडेविट फाइल किया कि चूंकि जो पिटिशनर था जिसने अजान के समय माइक हटाने की बात कही थी, उसने एफिडेविट फाइल किया कि मुझे धमकियां मिल रही है, इसलिए मैं ये याचिका वापस लेना चाहता हूं, तो हमने जवाब पेश नहीं किया, माइक नहीं हटाए। इनकी साध्वी प्रज्ञा कह रही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहती। अरे कहां थे राज ठाकरे साहब जब सोनू निगम ने आप इसका प्रश्न खड़ा किया था? आप कह रहे हो कि आज निर्णायक समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं कहा, क्यों मेरे हनुमान जी की यात्रा अगर धार्मिक भावना से दिल्ली में निकाली जाती तो अमित शाह उस पर मुकदमा दर्ज कर देते? क्यों खरगोन में 2012, 2015, 2018 पूरी की पूरी हिंदुओं की बस्ती जलाई गई जब तुम्हारी सरकार थी, तुमने उसका संज्ञान नहीं लिया? क्यों आज बनासकांठा, अहमदनगर में, गुजरात में, अहमदाबाद के निकट बंजारावास में पेट्रोल बम मारे जा रहे थे, मोदी जी लोग पलायन कर रहे थे, सारी चीजें सही है, संज्ञान क्यों नहीं? ठीक है, जवाब हिंदू अस्मिता की बात करके शहजाद का जवाब अब जरूरी है। शहजाद सिंह कहते हैं, अभय दुबे के जो पॉलिटिकल गुरु हैं दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं राहुल गांधी के भी पॉलिटिकल गुरु है, वो कहते हैं धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों में नफरत पैदा की जा रही है। देखिए, मैं अभय जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आज अमीश जी के डिबेट पे ये सारी बातें उठा रहे, कभी आपने देखा है जैसे जहांगीरपुरी में डेलीगेशन बनाकर चले गए, जैसे दंगाइयों के लिए ये बार बार ट्वीट करते हैं, जैसे बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए इनकी अध्यक्षा रो रही थी आंसू बहा बहाकर, इन्होंने कभी एक भी विषय ऐसा उठाया नहीं बनाकर डेलीगेशन कभी भी गए? इनफैक्ट अरे आप बीच में बोल रहे हैं, देखिए अभय जी मैं भी बीच में बोल सकता हूँ, अभय जी मैं भी बीच में बोल सकता हूँ। यदि आप अगर आप अपना भोंगा नहीं बंद करेंगे तो मैं भी यहाँ पर संविधान का भोंगा बजा सकता हूं। आप वोट बैंक का भोंगा बजाएंगे तो मैं संविधान का भोंगा बजाऊंगा आपके सामने। देखिए मुझे मजबूर मत कीजिए, यहाँ पर आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, ये वोट बैंक का वीटो कार्ड नहीं चलेगा। अभय दुबे जी, ये वोट बैंक का वीटो कार्ड और ये अतिक्रमण नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल ये घुसपैठ नहीं सहन करूंगा। मैं देखिए आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी को तो वैसे ही लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, पर मैं एक सवाल शिवसेना से पूछना चाहता हूँ क्योंकि शिवसेना का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं शिवसेना से केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, शिवसेना यह बता दे कि बाला साहब ठाकरे जैसे कहते थे कि हमें गर्व है कि हमने बाबरी ढांचा गिराया, क्या किशोर तिवारी कह सकते हैं उनके गर्व है? और अगर कहेंगे गर्व है तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये गर्व करने वाला विषय है? पूछ लीजिए इनसे, ये आज आकर बात करते हैं, ये हिंदू विरोधी मानसिकता है। हनुमान चालीसा पर सेडिशन केस कर लेंगे, परंतु पीएफआई का मतीन शेखानी उसको पूरी छूट देंगे। किशोर तिवारी को आने दीजिए, फिर रिजवान अहमद। किशोर तिवारी, पॉइंट ब्लैंक आंसर इस पर क्या है? संजय राउत को क्यों लग रहा है कि हिंदू ओवैसी एक जन्म ले रहे हैं? और बीजेपी सवाल पूछ रही है कि बाला साहब तो कहते थे कि मुझे बाबरी मस्जिद गिराने पे गर्व है, लेकिन अब शिवसेना उस स्टैंड से पीछे क्यों हटती जा रही है? लगता है कनेक्शन टूट गया है। आवाज आ रही है आपको किशोर? लगता है किशोर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, अभय जी ने उनकी आवाज कटवा दी है, ये सवाल का जवाब देना उनके लिए मना है। अभय जी को पूछे ना, बाला साहब बोलते थे कि हमें गर्व है कि हमने इसको गिराया। ठीक है, 10 सेकंड में जवाब, देन रिजवान अहमद। अभय दुबे 10 सेकंड में जवाब। ठीक है। आडवाणी जी कहते थे कि कुछ निजी हित साधने के लिए लोग
सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं मोदी जी के लिए, क्या वो सही कहते थे? ये बताइए। देखिए, मुरली मनोहर मैं जोशी जी विषय कहते किसकी थे बात कर रहा कि हूं? जिस राम विद्यार्थी मंदिर ने और कुछ बाबरी नहीं लिखा ढांचे की। उसको उस क्या पर नंबर बोलिए दे ना, दूं? उस पर तो क्या कल्याण मुरली सिंह जी ने मनोहर कहा जोशी जी सही एक बोलते नहीं थे? 100 सरकारें न्योछावर कर देंगे। ये कमिटमेंट है हिंदुत्व का। और ये शिवसेना को देखिए, मुझे देखो कांग्रेस पर तो कोई तरस नहीं आता, कांग्रेस तो थी मेरी क्या ऐसी, शिक्षा है वो बता शिवसेना की देता हूं। मजबूरी अमित देखिए देवगन कि जी, शिवसेना के ठीक है, एक बार आप दोनों को मैं शांत करूंगा, आप दोनों को मैं शांत करूंगा। रिजवान अहमद को मैं लेके आता हूं। रिजवान अहमद, किशोर तिवारी तक पता नहीं आवाज जा रही है नहीं जा रही, मैंने उनसे 2-3 बारी सवाल पूछने का प्रयास किया। किशोर, लगता है अभी भी नहीं जा रही। रिजवान अहमद, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है या ये अब जरूरी है? क्योंकि सोनू सूद ने जब इस तरह की बात की थी तो कई लोगों ने फतवे जारी किए, धमकी मिली। अब राज ठाकरे वो काम कर रहे हैं और राज ठाकरे बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि आप उतरवा लीजिए, अगर आप उतरवा लीजिए नहीं तो 3 तारीख तक हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। जी अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आपके प्रोग्राम के शुरू में शायद दानिश साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है तो ये लाउड स्पीकर बजा के क्या होगा, आप कोर्ट जाएं। और उन्होंने न्यूज 18 का भी नाम लिया, अगर न्यूज 18 की आवाज से प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट जाएं, सामने थोड़ी भोंपू लेके बैठ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी तो ये तो वही बात हुई ना कि रामनवमी के अगर जलूस निकल रहे थे और अगर वो मान भी लिया जाए कोई ऐसी भाषणबाजी कर रहे थे जो प्रोवोक कर रही थी, तो दानिश भाई उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने छत से पत्थर फेंके, उनके लिए भी यही बात लागू होती है कि आप वीडियो बनाइए और आप कोर्ट जाइए, पुलिस के पास जाइए, पुलिस का नंबर रखिए, कोर्ट का नंबर रखिए। भाई पत्थर फेंकना तो उसमें आता नहीं है। तो जो बात यहां लागू होती है वो रामनवमी के जुलूस पे भी लागू होती है, पहली बात। दूसरी बात, ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमान को कोई पंचिंग बैग नहीं बना पाएगा, कोई माले नहीं बना पाएगा, क्योंकि मुसलमान को पंचिंग बैग ओवैसी जैसे लोगों ने और सेकुलर पार्टियों ने 70 साल में बना के इतना पीट दिया है, इतना ठोक दिया है कि अब मुसलमान किसी का पंच लेने के लायक ही नहीं है। तो अगर पंचिंग बैग की बात है तो वो ओवैसी जैसे लोग और सेकुलर पार्टियां मुसलमान को पंचिंग बैग बनाती हैं। तीसरी बात किसी ने फिर कही कानून की। कानून का अमीश भाई बिल्कुल सम्मान नहीं है, सम्मान है डंडे का। अगर कानून का सम्मान होता तो लाउडस्पीकर राजस्थान और महाराष्ट्र से भी उतर गए होते। और जो आप लोग ये बोलते हैं कि लखनऊ में या यूपी में बड़े प्यार से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, अमीश देवगन जी, प्यार से लाउडस्पीकर उतारने के लिए पुलिस नहीं जाती। अगर किसी काम के लिए मेरे घर पुलिस आ गई तो इसका यह मतलब नहीं है वो काम प्यार से हो रहा है, ये काम डंडे के डर से हो रहा है, योगी के डंडे की वजह से हो रहा है। और फिर बता रहा हूं, अगर कल को योगी ना रहें और अखिलेश आ जाएं तो शपथ लेने के दिन से पहले ये सारे लाउडस्पीकर वापस लग जाएंगे। दानिश कुरैशी, जवाब रिजवान अहमद की बात का। देखिए रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको जी रिजवान साहब को मैं बता दूं, अफसोस है कि ये अधिवक्ता हैं, जैसा कि उनका इंट्रोडक्शन है उससे, लेकिन दिक्कत क्या है कि 2 wrongs डजंट मेक 1 right। तो अगर किसी ने अगर नारेबाजी की है और सामने कोई पत्थरबाजी कर रहा है तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई पत्थरबाजी करेगा तो आप नारेबाजी करिए। दिक्कत क्या है, सुनिए, आप लोगों की दिक्कत और परेशानी ये है कि आप कानून को कानूनी तरीके से लागू कराना नहीं चाहते, और वो इसलिए लागू कराना नहीं चाहते क्योंकि कानून में आप मानते ही नहीं है। पूरा जो प्रोसेस है, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में पिछले यूपी के अगर दूसरे टर्म की इस बात की जाए और केंद्र की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक ही फॉलो किया जा रहा है, और वो है चुनाव का। चुनाव में आप जैसे तैसे करके शायद जीत रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सत्ता ना किसी की रही है और ना रहेगी। अब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे ही पूरा होकर आपकी शपथ विधि जब खत्म हो जाती है, उसके बाद आप उठा के संविधान को ताक में रख देते हैं और उसके बाद कोर्ट और कानून और न्यायालय को सबको भूल जाते हैं। और जैसा शर्म नहीं आती आपको जवाब सुनिए, यहाँ किसी का डंडा नहीं चलेगा, आपको संविधान मानना पड़ेगा। रिजवान अहमद साहब, आप एडवोकेट हैं, आपको यह समझना चाहिए। और अगर कोई संविधान के ऊपर से ले जाके डंडा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ
संवैधानिक तरीके से जो काम किया डंडा है जाएगा, ना, चाहे वो जो भी हो। डंडा है वो ताकत भी संविधान से लेता है, वो ताकत संविधान से लेता है। अरे संविधान में मानता कौन है? आप मानते हैं कोर्ट में जिसको गुनाहगार नहीं ठहराया उसके पहले आप बुलडोजर चला देंगे। आप अपने सुनिए रिजवान साहब सुनिए, अरे बाबा की बात कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ने अपने केस वापस ले लिए। लखनऊ में बुलडोजर चल गया। अब दानिश कुरैशी, अब दानिश दोहरे मापदंड आप अपनाते हैं। आपने इस देश ठीक है, को मैं दोहरे शिवसेना मापदंड अपनाना सिखाया। किशोर तिवारी, आपने दोहरे मापदंड अपनाने किशोर तिवारी को, ठीक है रिजवान अहमद, आपने अपनी बात को रखा। किशोर तिवारी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब आपके ऊपर आ रही है, आ रही है। ठीक है रिजवान अहमद, यू मेड योर पॉइंट। रिजवान अहमद, यू मेड योर पॉइंट। किशोर तिवारी, क्या आपके दोहरे मापदंड हैं? एक तरफ आप बाला साहब की लीगेसी को कैरी भी करना चाहते हैं, लेकिन जो बाला साहब बोलते थे उसको आप फॉलो नहीं करते, ऐसा क्यों? इतनी मजबूर क्यों हो गई है शिवसेना? आज जो पहले आपका स्टैंड होता था वो आज राज ठाकरे का स्टैंड है, तो पब्लिक से कहीं ये आवाज ना आने लग जाए कि राज ठाकरे ही बढ़िया है, क्या करिएगा तब? नहीं, वो पब्लिक का ओपिनियन हमारे तरफ से है। और एक मैं बताना चाहता हूं तुमको कि महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है और उस निर्णय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई भी बिगर परमिशन के अभी लाउड स्पीकर नहीं है। मेरी बात सुनो। कितने लाउड स्पीकर हटाए आपने? अजान जहां बज रही थी, कितनी मस्जिदों से आपने लाउड स्पीकर हटाए? आपने कई केस तो दर्ज करे हनुमान चालीसा के चलते, लेकिन अजान जहां बज रही थी मस्जिदों में, वहां कितने लाउड स्पीकर हटवाए आपने? कितने केस दर्ज करे? जानकारी दे दीजिए आज। शहजाद पूना वालों को, रिजवान अहमद को शांत करिए, एमएनएस को शांत करिए, आप बताइए। किशोर, बीजेपी का जो नया लाउड स्पीकर है उसकी भी बात करूंगा। मेरी बात सुन लो आमिर जी कि महाराष्ट्र के अंदर कोई लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे नहीं, और कोई पॉइंट हो गया ना? ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आपने एक पॉइंट ब्लैंक आंसर कर दिया कि महाराष्ट्र में कोई लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाएंगे, लेकिन हनुमान चालीसा पे एफआईआर, देशद्रोह चलता रहेगा। ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए आर पार। खेप भी भेज दी थी। इस बीच रूसी हमले की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले मारियोपोल और डोनेस्क के इलाकों में राहत का काम तेज कर दिया गया। वहां रूस की मचाई तबाही के बाद कई देशों ने मदद की खेप रवाना की थी, जिनके मारियोपोल और डोनेस्क के अलग अलग हिस्सों में दाखिल होते ही लोगों की जान में जान आ गई। वहां से आए एक वीडियो में शहर के अंदर कई एम्बुलेंस आती दिखाई दी, जिनके साथ बसों में भरकर जरूरत का सामान और दवाइयां भी पहुंचाई गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन कर उनको जरूरी चीजें मुहैया कराई गई। इसके लिए बचाव दल की कई टीमों ने शरणार्थी कैंपों में मोर्चा संभाला। मदद और राहत का ये काम यूक्रेन की सेना की निगरानी में किया गया, जहां कुछ इलाकों में तो यूक्रेन के सैनिक गश्त करते भी दिखाई दिए। उधर रूस से निपटने के लिए बाजुएं चढ़ाए बैठे नेटो के अंदर ही तलवारें खिंच गई हैं। उसके दो सदस्यों तुर्की और ग्रीस के बीच जंग जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर है कि तुर्की के लड़ाकू विमानों ने ग्रीस की हवाई सीमा के नजदीक उड़ान भरी, वो भी एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार, जिसके बाद ग्रीस ने भी कमर कस ली, अपनी सेना को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि ग्रीस की एक न्यूज वेबसाइट ने यह दावा तक कर दिया कि ग्रीस की सेना को सीधे सीधे यह कह दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो हवाई सीमा में घुसपैठ की कोशिश में लगे दुश्मन के विमान को रडार पर देखते ही मार गिराया जाए। बताया गया कि 2 दिन पहले एजियन सागर में ग्रीस के टापुओं के पास तुर्की के विमानों ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद ग्रीस के विमानों को उन्हें खदेड़ने के लिए टेक ऑफ करना पड़ा। एजियन सागर ग्रीस और तुर्की के बीच में है, जहां दोनों देश आमने सामने हैं। ऐसे में एजियन सागर में ग्रीस के टापुओं पर पहले से ही मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को तो काम पर लगाने का फैसला किया ही गया। बताया गया कि वहां और डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जाएंगे। इतना ही नहीं, ग्रीस ने तुर्की की शिकायत नेटो से भी की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर जोरदार हमला बोला, ऐसा हमला जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने लगे। एक दिन पहले रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन की राजधानी को दहला दिया था। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बड़ी बात यह कि रूस की तरफ से यह हमला उस वक्त किया गया जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कीव में ही मौजूद थे। वो वहां ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने गए थे ताकि जंग को रोकने के लिए कोई कदम उठाया जा सके। लेकिन इसके बाद भी रूसी मिसाइलों ने कीव की कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां कई बिल्डिंगों में आग लग गई।
नीचे की मंजिलों में लगी आग की लपटें इमारतों की खिड़कियों से निकलकर ऊपर की मंजिलों को भी अपनी चपेट में लेती दिखाई दी। वहां से निकला धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। हमले के तुरंत बाद ही दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इमारतों में लगी आग और भीषण होती गई। इसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के साथ इमारतों में फंसे लोगों को भी निकालने का काम शुरू किया। बताया गया कि राहत और बचाव दल ने कई लोगों को उन इमारतों से बाहर निकाला। रूस के इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आई, क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल ने जिन इमारतों को निशाना बनाया उनमें कई परिवार रहते थे जो उस हमले की चपेट में आ गए। और यह हमला कितना भीषण था ये कीव में ही मौजूद न्यूज 18 की टीम के कैमरे में नजर आया, जो कि हमले के कुछ समय बाद ही उस जगह पर पहुंच गई। वहां के जो हालात दिखे वो दिल दहला देने वाले थे। मिसाइल ने जिस इमारत को निशाना बनाया उसके नीचे की मंजिलें तो पूरी तरह तबाह दिखी। बिल्डिंग से टूटकर गिरे कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़ों को कई कर्मचारी सड़कों से हटाते दिखाई दिए। हमला इतना भीषण था कि आग की चपेट में आई इमारत के बगल में बने एक अस्पताल पर भी असर हुआ। वहां की खिड़कियों के शीशे टूट गए, अंदर रखा सामान तहस नहस हो गया। हमले के बाद अस्पताल के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। शुरुआत से रूस यहाँ की जो तख्ता पलट करना चाहता है और इसी के लिए कीव पर निशाना हमेशा बनाता रहा है। यही नहीं, रूस के मिसाइल हमले ने वहां आसपास की कई और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसने वहां रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। मिसाइल हमले से हुई तबाही को देखने के बाद लोग उस जगह को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल गए। सबसे ज्यादा डर तो उस बिल्डिंग के लोगों में दिखाई दिया जिसे मिसाइल ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और न्यूज 18 की टीम उसी इमारत की 14वीं मंजिल पर पहुंच गई। वहां रहने वाला परिवार हमले के बाद डर की वजह से उस घर को छोड़कर जा रहा था। पूरे घर में सामान बिखरा दिखाई दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि मिसाइल हमले के बाद इतनी जोर का धमाका हुआ कि कई मिनटों तक किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इसके बाद जैसे ही इमारत में आग लगी उन्हें लगा मानो आज जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आग बुझने के बाद सभी ने राहत की सांस ली और वहां से सुरक्षित जगह के लिए निकलने की तैयारी शुरू कर दी। अभी 10 दिन पहले ही यहाँ पर आए थे रहने के लिए। कल जो रात को जो हमला हुआ उसके बाद से अब ये जो सामान है वो परिवार के लोग यहाँ से शिफ्ट करने के लिए मजबूर हुआ है। न्यूज 18 की टीम ने भी उस परिवार को इमारत से निकलने में मदद की, जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। उधर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने फिर एक बड़ा हमला किया। बताया गया कि रूस की तरफ से वहां के लिमान रेलवे स्टेशन पर बमबारी की गई, जिसके बाद रेलवे स्टेशन में आग लग गई। वहां लगी आग कितनी भयानक रही होगी इसका अंदाजा वहां से उठ रहे काले धुएं के गुबार को देखकर लगाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग से धुआं ऐसे निकलता दिखाई दिया मानो किसी ज्वालामुखी के फटने के बाद राख उड़ रही हो। यही नहीं, वहां पास में ही रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का एक डिब्बा भी आग की चपेट में आ गया, जबकि वहीं पास पड़े लकड़ियों के एक ढेर में भी आग लग गई। रूस के हमले से तबाह हुआ रेलवे स्टेशन घंटों तक धधकता रहा। शहर के प्रशासन के मुताबिक पूर्वी हिस्से में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों के लिए जरूरत की कई चीजें इसी स्टेशन के जरिए सप्लाई की जाती थी, जिस पर हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को तगड़ी चोट पहुंचाई। इस बीच 66 दिन की जंग के बाद मारियोपोल शहर में पहली बार सड़कों पर टैंक नहीं गरजे। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच गोलीबारी नहीं हुई। हालांकि रूस की तरफ से वहां के कई बाहरी इलाकों में हवाई हमले जारी रहे, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों में दिखाई दिया कि मारियोपोल के शहर के बाहर कई इलाकों में हवाई हमले किए गए। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना Amish Devgan, can we have a huge round of applause for him, the editorial leader of the year. ये अवार्ड बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं एक चीज में बड़ा बिलीव करता हूं कि विक्ट्री एंड डिफीट शुड मैटर टू यू ओनली फॉर 5 मिनट्स। ये इसलिए महत्वपूर्ण है सोचना और समझना कि कई बार आपको सम्मान मिलते हैं, लेकिन उन सम्मानों को साथ सजोकर आगे आपको बढ़ना है कि अगला सम्मान भी आपको मिले। नमस्कार, थैंक यू। सांसद सोर्स के लिए भी आज की भारत जर्मनी आईजीसी इस वर्ष की किसी भी देश के साथ पहली आईजीसी है। ये कई फर्स्ट दर्शाते हैं कि भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर
पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी। तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज छठी आईजीसी में से भारत जर्मनी भागीदारी को एक नई दिशा मिली है। इस आईजीसी ने एनर्जी और एनवायरनमेंट दोनों क्षेत्रों में हमारे सहयोग को महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। मुझे विश्वास है कि आज किए गए निर्णयों का हमारे क्षेत्र और विश्व के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज हम इंडो जर्मनी पार्टनरशिप ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं। भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर शोर्ज को धन्यवाद देता हूं। हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों में ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए यह बहुत उपयोगी रहेगा। भारत और जर्मनी दोनों को ही अन्य देशों में डेवलपमेंट कोऑपरेशन का लंबा अनुभव है। आज हमने अपने अनुभवों को जोड़कर त्रिपक्षीय कोऑपरेशन के जरिए तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करने का भी निर्णय लिया है। हमारे यह सहयोग विकासशील विश्व के लिए पारदर्शी और सस्टेनेबल विकास परियोजनाओं का विकल्प प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर
हस्ताक्षर किए। ईयू के साथ भी हम एफटीए वार्ताओं में शीघ्र प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के कुशल कामगारों और प्रोफेशनल से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिला है। मुझे विश्वास है कि भारत और जर्मनी के बीच हो रहे कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम बनेगी। मैं फिर एक बार आज की समिट के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रधानमंत्री जर्मनी दौरे पर हैं, जर्मन चांसलर से मिले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया है। हम रुक करते हैं अपनी चर्चा का, आर पार में वापस लौटते हैं। इस समय की जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे पहले किशोर तिवारी, मैं आपसे बात कर रहा था। किशोर तिवारी, आप मुझे कृपया करके बताइए, आपने बोला लगता है ये बीजेपी वालों का भी जो लाउड स्पीकर है ये बंद करना पड़ेगा। किस बीजेपी के लाउड स्पीकर की आप बात कर रहे थे? ये तो एमएनएस का लाउड स्पीकर चल रहा है अभी। नहीं, बीजेपी ने एमएनएस का लाउड स्पीकर लगाया है जो न्यूनतम पैदा कर रहा है और अराजकता पैदा कर रहा है। अजान के ऊपर हमें तो 95% लोगों ने बोला है कि हमने डिसिबल लेवल कम कर दिया है। हमने मंदिरों को भी इंस्ट्रक्शन दिए, ना ही तो हम मंदिरों के, गिरजाघरों के, चर्चेस और मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने वाले। पर यूपी में तो योगी ने उतार दिए। उद्धव ठाकरे जी तो योगी जी की काफी तारीफ करा करते थे जब वो सीएम बने। उसके बाद तो आपके रिश्ते 2019 के बाद खराब हो गए, तो योगी जी ने तो उतरवा दिए, मंदिर हो या मस्जिद हो सबके उतरवा दिए। अरे मेरी बात, लेकिन आप तो हनुमान चालीसा में एफआईआर कर रहे हैं जी। नहीं, योगी जी स्टंट कर रहे हैं। योगी जी ने जहां 10-12 लगे हैं वहां के कम किए। ना जी, 42,000 हटाए हैं। वही हम करेंगे, वही हम करेंगे। वाला वही हम करेंगे। अमीश जी, इस देश में 2 मॉडल है। एक सेकंड किशोर जी प्लीज, अब मेरी बारी है। 2 मॉडल है, एक है योगी मॉडल और दूसरा है सेक्युलर ढोंगी मॉडल। ये सेक्युलर ढोंगी मॉडल का, ये देखिए शिवसेना का सियासी धर्मांतरण हो चुका है। ये सुलेमान सेना बन चुकी है। इनसे पूछिए, सुलेमान सेना को पूछिए। अरे रुक जाइए, सुलेमान सेना के प्रवक्ता, आप सुलेमान सेना के प्रवक्ता रुक जाइए, सुलेमान सेना के प्रवक्ता रुक जाइए। मैं आपसे, ये देखिए बीच में बोल पड़ते हैं, इनका भोंगा बंदी नहीं होता। सुलेमान सेना से मेरा ये कहना है, यही सुलेमान सेना के प्रवक्ता ने आके कहा कि हनुमान चालीसा सार्वजनिक जगह पर नहीं पढ़ी जा सकती। तो आप ये स्टैंड नमाज पे ले सकते हैं? बोलिए, आज मैं आपको चुनौती देता हूं सुलेमान सेना के प्रवक्ता, आपकी सोनिया सेना भी बैठी है, अगर हिम्मत है तो बोलिए कि बाबरी ढांचा गिराने में हमें गर्व है। दूसरी बात बोलिए वीर सावरकर है, और तीसरी बात बोलिए कि हम ये सार्वजनिक जगहों पर नमाज को भी बंद करेंगे। नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सोनिया सेना ने आपका सियासी धर्मांतरण कराकर आपको सुलेमान सेना बन चुके हैं। आप सुलेमान सेना बन चुके हो। और मेरी बात सुनिए, आपको गर्व है बाबरी ढांचे गिरने पर? किशोर तिवारी, बाबरी ढांचे गिरने पर गर्व है आया ना? नहीं, गर्व है आया ना? शहजाद पूनावाला क्या 5 नाम मस्जिद का गिना नहीं सकते। 15 दिन से डिबेट कर रहे हैं किशोर तिवारी, 5 मस्जिद के नाम नहीं दे सकते जहां से होगा कम किया हो, उतारा हो या एफआईआर की हो। 5 नाम नहीं दे सकते भाई। आप चैलेंज कर रहे हो, वो चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज करता हूं, आपके शो से ज्यादा कोई शो देखा नहीं जाता। इनसे मैं 15 दिन से चैलेंज है। एक सेकंड 15 दिन से लिस्ट मांग रहा हूं। जी, ठीक है। अपने कैमरास में देखिए, मेरा निवेदन है। अच्छा ठीक है, किशोर जी आप बता दीजिए जरा, कहां का 5 मस्जिद, 5 मस्जिदें बता दीजिए जहां पर आपने अजान के लिए लाउड स्पीकर को ऑडियो कम करा, हटवाया, बता दीजिए। मुंह बंद करिए इनका। नहीं, देखो, इनको अभी भी आपत्ति है तो ये बता दे, लेकिन हमको लिखित रूप पे सभी इमामों ने बताया है कि हम 10 से 6 नहीं बजाएंगे और दिन की कम हनुमान चालीसा में तो सेडिशन केस करोगे, जो बोलना चाहता है, और यहां पर मौलानाओं का पत्र आपके लिए काफी है। वाह भाई वाह, ये इसीलिए मैं इनको सुलेमान सेना कहता हूं। ये शिवसेना है ही नहीं, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। इनके ऊपर ऐसा संक्रमण तुष्टिकरण का पड़ा है कि अब ये भी कांग्रेस की देखा देखी वही भाषा बोलते हैं। मैं एक और सवाल, दुबे और रिजवान अहमद दोनों इंतजार कर रहे हैं। कानून हाथ में लिया जाएगा नहीं,
और कानून पर सेडिशन लेकिन ये तो कानून लागू करने के बाद सार्वजनिक जगह पर नहीं है। अब ओके सार्वजनिक जगह पर नहीं होगी। अतीक रहमान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, रिजवान अहमद भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी दुबे भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अतीक रहमान के पास तो मैं एक बार गया भी नहीं। ठीक है, एक सेकंड रिजवान अहमद, कानून का राज चलेगा, लेकिन इस कानून के राज के तहत, संविधान के राज के तहत आवाज को डाउन करना नहीं आता, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह आ जाता है। शुरू में जब मैंने अपनी बात रखी तो दानिश भाई ने बड़ी स्मार्टली कह दिया कि आप पता नहीं कैसे वकील हैं, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। ये बड़ी पुरानी घिसी पिटी लाइन हो गई है। दानिश भाई का मतलब यह था इस लाइन से कि भैया रिएक्शन करने का अधिकार सिर्फ हमको है, तुम रिएक्शन ना करो, तुम कोर्ट चले जाओ, पहली चीज। दूसरी मैं जवाब दूंगा रिजवान साहब को, हम इंतजार करते हैं और माकूल जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो दीजिएगा जवाब। इतने इमोशनल ना हो, इंशाल्लाह जरा होल्ड करो, इंशाल्लाह होल्ड करो। पहली बात मैं अमीश जी से कह रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं रिजवान साहब, मैं अमीश जी से इजाजत मांग रहा हूं कि आपकी बात खत्म हो जाए तो मुझे बोलते हो तो हर आदमी सुनता है यार, बड़े बेवकूफ आदमी हो। जब माइक पे बोलते हो तो हर आदमी के कान में आवाज आती है। देखिए आप रिजवान अहमद है ना, सुनिए आप अरे आप अमीश को फोन करो ना, अगर डायरेक्ट बात अमीश से कर लिया तो मैं कैसे फोन उठाऊंगा? ठीक है, एक सेकंड। अरे आप अमीश को फोन करो ना, अगर डायरेक्ट बात करनी है अमीश से। अरे पागलपन नहीं करते, आप नेशनल चैनल पे बैठे हो, अगर आपको नहीं समझ है, तहजीब नहीं है तो अरे जाहिल आदमी नेशनल टीवी पर जब कोई बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। देखो जाहिल आदमी जब नेशनल टीवी पे कोई बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। मैं तो जाहिल नहीं कहूंगा, लोग नहीं, चुप रहो ना, आप फैसला अरे चुप रहो ना, आप फैसला कर लेंगे कि जाहिल कौन है। चुप रहो बेटा, चुप रहो। पीछे पीछे मोटी मोटी किताबें रख देने से कोई आलम फाजिल नहीं हो जाता, कोई बहुत महंगी पेन लगाने से बड़ा लेखक नहीं हो जाता। रिजवान साहब जाहिल आदमी निवेदन है मेरा, भाषा की मर्यादा बनाए रखे। चुप रहो। देखिए भाषा की मर्यादा रखे। देखिए हम तो बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं रमेश जी, इन्हें तहजीब नहीं है जो अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं। जाहिल आदमी बीच में आप अपनी बात रखिए ना, अभी चुका है। एक सेकंड, दानिश कुरैशी आप शांत रहिए 40 सेकंड, बात अपनी कह रहे रिजवान अहमद, फिर आप बोलेगा, और भाषा की मर्यादा रखी जाए, मेरा निवेदन है। अबे दुबे अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, अतीकुर रहमान लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, बीच में प्राइम मिनिस्टर को भी लेना पड़ा। ओके बोलिए जी। पर कुछ जाहिलों, कुछ लोगों को इंतजार करना नहीं आता। खैर, दूसरी बात, आप अमीर जी शुक्र करिए कि राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। शुक्र करिए कि राज ठाकरे ये नहीं कह रहे कि हम मस्जिद पे चढ़ के लाउड स्पीकर उतारेंगे। सोचिए अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया होता तो क्या होता, सोचिए क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती। बस फर्क इतना है कि हम लोग इंतजार करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। अरे अगर राज ठाकरे ऐसी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब आपने रिजवान अहमद बोल लिया, अब दानिश कुरैशी 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देन अभय दुबे एंड अतीकुर रहमान। 5 बजे ठीक है, दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है, अब आप इंतजार करिए। रिजवान जी, अब अमीश जी सुनिए, बोलिए दानिश कुरैशी। ठीक है। देखिए आप सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है, मनसे की और रिजवान अहमद की भी दिक्कत क्या है कि उनको, वो एडवोकेट है लेकिन उसके बावजूद भी उनको समझ में ही नहीं आता। वो ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे अगर ये कह देंगे कि हम खुद जाके उतार लेंगे, अरे सुनिए मेरी बात, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ में भी दुश्मनाहट रहती है, तो क्या कल के दिन में जाके पड़ोसियों से जाके जंग का ऐलान कर देंगे? हर एक चीज का एक सिस्टम है और उस सिस्टम को समझिए। मोटी मोटी किताबें रखने से बेटर है मोटे दिमाग में छोटी बातें घुसाया करें। तो दिक्कत क्या है, सुनिए, दिक्कत यह है आपकी कि आप कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था के साथ लागू करना नहीं चाहते। क्यों कोई उतारेगा किसी भी मजहबी इमारत के ऊपर चढ़ के? क्या कानून नहीं है इस देश में तो आप उतारेंगे? आप वकील हैं तो आप जाके वकालत कोर्ट में करेंगे। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अपना बिजनेस करूंगा। किसी से कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आपको समझ लेना चाहिए, आपको ये समझ लेना चाहिए। दूसरे सुनिए, संविधान से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है। सरकार के पास काम करने का तरीका ऑलरेडी मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स के साथ में, लेकिन अगर उसको
कोई ओवररूल करने की बात करेगा तो उसके साथ कानून से ही तो निपटा ठीक है, जाएगा। ओके, शहजाद रुकना पड़ेगा। 10 सेकंड रिजवान अहमद, 10 सेकंड फॉर रिबटल, ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड, देन अबे दुबे, नो वन एल्स। जी अमीश भाई, फिर से साहब ने बोला ये कौन से वकील हैं, कानून अपना काम करेगा। 2005 में कानून ने बोला था कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। जरा दानिश भाई से पूछिए कि क्या इस आदेश के बाद फजर की अजान लाउड स्पीकर पे करनी इन्होंने बंद कर दी क्या? करी बंद, करनी चाहिए थी ना। कानून 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 कर रहे हैं, क्यों नहीं बंद करी? मैं जवाब दूं अमीश जी? अभी नहीं, अबे दुबे, पहले अबे दुबे, फिर मैं आपको लेके आता हूं। मैं अबे दुबे, पहले अबे दुबे बोल ले। अबे ना रुकिए, देखिए ये वो आपको एड्रेस कर रहे हैं, आप उनको एड्रेस कर रहे हैं। माय हम्बल सबमिशन, मेरे 2 पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं, अतिकुर रहमान भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अबे दुबे, बी प्रिसाइज, क्या आपको लगता है कि अगर आप बोलते हो कि हमारे लिए सब धर्म बराबर है, तो पॉइंट ब्लैंक एक सवाल जो सबके मन में है, जो मेरे मन में भी है, वो सवाल ये है कि फिर आप हनुमान चालीसा कोई पढ़ता है तो उस पर तो सेडिशन लगा देते हैं, लेकिन दूसरे की तरफ आप कार्रवाई करना भी आप पत्र से ही काम चला लेते हैं। शासन तो आपका भी है महाराष्ट्र में, बेशक पौना हो, लगा दिया, लेकिन बेशक पौना हो, शासन तो है ना वो। हालांकि राहुल गांधी उसको एंडोर्स नहीं करते उस गवर्नमेंट को। जी सर प्लीज। मैं विनम्रतापूर्वक आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहता हूं, गुहार लगाना चाहता हूं, चरणों में मैं व्यक्त करना चाहता हूं। एक मुसलमान प्रवक्ता भगवान शंकर को सुलेमान निरूपित कर रहा है नड्डा जी। एक मुस्लिम प्रवक्ता बैठकर भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना को सुलेमान शिवाजी महाराज पे है। आपको इतनी जानकारी नहीं है, इससे बड़ा साथी मत बनो, उनको पता नहीं है कि शिवाजी महाराज उनके सोनिया गांधी के, आपको जैसे सोनिया गांधी के तलवे चाटने पड़ते हैं वैसे यहाँ पे प्रथा नहीं है। तलवे चाटने की प्रथा आपके यहाँ जरूर होगी, मुझे पता है, पर शिवाजी महाराज के नाम पर इनको जानकारी दीजिए। इन्होंने शिवसेना को गले लगाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शिवसेना, शिव भगवान के नाम पर नहीं। शहजाद माय हम्बल सबमिशन। अच्छा पहले इनको जानकारी, माय हम्बल सबमिशन। ओके, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में कहा है, श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मो सनुष्ठितात्। मैं क्यों अजान के आधार पर अपनी हनुमान चालीसा के आचरण का निर्धारण करूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म के नमाज के लिए लाउड स्पीकर लगा के आप सड़कों पे सड़कें ब्लॉक करा देंगे। गुजरात का जनेऊधारी दुबे जी और जनेऊधारी राहुल गांधी नमाज के लिए तो लाउड स्पीकर लगा देंगे। अरे माफी मांगो, आपने भगवान शिव हनुमान चालीसा पर सेडिशन लगाएंगे, हनुमान चालीसा पर बोलेंगे सार्वजनिक जगह पर नहीं होगा। ये आपका बड़ा आरोप है अबे दुबे आपका कि बीजेपी के प्रवक्ता भगवान शंकर का मजाक उड़ा रहे हैं इस बात को कहके। ये इनका आरोप है। एक सेकंड मैं जवाब लूंगा, लेकिन अतिकुर रहमान में प्रतिक्रिया ले लूं। एक सेकंड जी, 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, जनेऊ धागा कोट पर बांधकर किसने कहा था कि संसार निगल दिया था? शिव जी ने। ये ज्ञान किसने दिया था? हाँ, तो मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। आपकी पार्टी के, देखिए ऐसा है, रोम संस्कृति में पले हुए लोग राम संस्कृति की तो बात ही ना करें। आप रोम संस्कृति में पले बड़े लोग राम संस्कृति की बात ना करें। और शिवसेना का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है, परंतु जब से आपसे संक्रमण हुआ है तब से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेना भूल गए। अबे दुबे और शहजाद पूनावाला शांत। अबे दुबे शांत। अतिकुर रहमान राज ठाकरे कहते हैं माना है कि सुलेमान सेना गलत है, तो आज आप जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बोलिए अतिकुर रहमान ओवैसी कहते हैं कि किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है। ओवैसी कहते हैं कि कोई माई का लाल मुसलमानों को पंचिंग बैग नहीं बना सकता। राज ठाकरे कहते हैं आज ये परिस्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बताइए क्या करिएगा? एंड आई एम सॉरी मैं लेट आ रहा हूं आपके पास। भारतीय जुमलेबाज पार्टी, मेरी आवाज बहुत इको हो रही है, अगर इसको ठीक बोलिए आपकी टर्न है, बोलिए। ये भारतीय जुमलेबाज पार्टी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को कितना भी गंदा करने की कोशिश कर ले, कमल की कीचड़ यहां पर नहीं फैलेगी। यहां पर शिवशाही, और आप कोई भी इसको नाम दे दीजिए, सुलेमान दे दीजिए या कोई भी दे दीजिए,
हम यहां पर आपकी कीचड़ को फैलने नहीं देंगे। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार की बिहार गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस लीजिए तुरंत। क्या कहा नीतीश कुमार जी ने कि ये बकवास में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि कौन से धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर उतरेंगे या नहीं उतरे। अगर भारतीय जुमलेबाज पार्टी के स्पोक्स पर्सन में हिम्मत है तो वो नीतीश कुमार को अभी अभी क्रिटिसाइज करे और अपना सपोर्ट वापस ले। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता को चैलेंज करोगे तो मुंह की खाना पड़ेगी आपको। हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश पर इसमें हिंदू मुसलमान को बांटने की बात कैसे हो गई? जाओ अपने गुजरात के अंदर जितनी खुन्नस निकालना है निकाल लो। अपने गुजरात के अंदर? आसाम में अपने गुजरात के अंदर क्यों? आपका नहीं है गुजरात? आपका गुजरात नहीं है? अब तो देश में भी बीजेपी का शासन है तो आपका देश भी नहीं रहेगा। अपना गुजरात हो गया, अपना यूपी हो गया, अपना देश भी नहीं है। अगर बीजेपी का शासन है तो वो अपना देश भी नहीं है। गुजरात मॉडल कहाँ है? तो गुजरात मॉडल तो देश में है जी। पब्लिक ने दूसरी बार चुन के भेजा उसे गुजरात के मॉडल को। इलीगल वीजा लेके गुजराती भाई भाग रहे, काम करने के लिए नहीं है। देखिए अब मैं आना चाहता हूँ, देखिए एक सेकंड, अभी इन्होंने काफी सारी बातें की। अब सुन लीजिए, अतिक्रमण रहमान, अतीकुर रहमान, सॉरी गलती से स्लिप हो गया। अतीकुर रहमान, सुन लीजिए। अब अतीकुर रहमान, अतिक्रमण मत कीजिए, मेरे समय पर अतिक्रमण मत कीजिए। मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र की बड़ी बातें कर रहे हैं। वैसे तो आपको मराठी आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, मैं मराठी में आपसे बात नहीं करना चाहता, पर मुझे बता दीजिए फिर महाराष्ट्र का जो सबसे होनहार बेटा है वीर सावरकर को वीर मानते कि नहीं मानते? नहीं, वीर सावरकर को जो गाली देता है उसको क्या कहते हैं आप बताइए? महाराष्ट्र के सबसे वीर सपूत वीर सावरकर को गाली देने वाले लोगों को क्या कहते हैं आप बताइए? महाराष्ट्र की बड़ी बातें कर रहे हैं ना। जवाब दे रहे। जुमलेबाजी बनकर हिंदू मुसलमान तुम्हारी कीचड़ को नहीं फैलने देंगे। महाराष्ट्र की अस्मिता जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है। अब आप कहिए कि जब हनुमान चालीसा पर केस लगाया गया, ऐसा केस सार्वजनिक नमाज पर लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थक हूं। लेकिन एक बात बताइए, जब बाला साहब ने कहा था कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई है, मेरे शिव सैनिकों ने गिराई है और मुझे गर्व है, तब वो हिंदू था या मुसलमान था? क्या था अतीक भाई, अतीकुर रहमान, तब क्या था वो? जी मैं जवाब देना चाहूंगा। प्लीज दीजिए 30 सेकंड में। मैं जवाब देना चाहूंगा। अमीश जी सुनिए, जब बाला साहब ने ये कहा था उस वक्त में उनकी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस थी। अभी हमारी चल रही है पॉलिटिक्स, अभी हमारी किशोर तिवारी से पूछिए कि वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। लेट हिम स्पीक, ही इज मेकिंग अ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट। हमारी अभी पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी चल रही है। अच्छा, ये पॉलिटिक्स बाला साहब की पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। आई थॉट बाला साहब की पॉलिटिक्स ऑफ कमिटमेंट। अब देखिए, अभय दुबे को अब गुस्सा नहीं आ रहा कि बाला साहब ठाकरे के बारे में ये व्यक्ति बोल रहा है कि वो सहूलियत की राजनीति कर रहे थे। किशोर तिवारी ओके, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं, देन किशोर तिवारी का तो रिएक्शन बनता है। आई ऑलवेज थॉट एंड आई ऑलवेज थिंक कि बाला साहब पॉलिटिक्स ऑफ कमिटमेंट करते थे, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि बाला साहब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे थे। अतीकुर रहमान जो अब की शिवसेना की तारीफ कर रहे हैं और उस टाइम की शिवसेना को पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हैं। ओके, हमने इस देश के अंदर बड़े सत्ताधारी दल देखे, बड़ी परिवर्तन देखे, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन शायद मैंने नहीं देखा अभी तक। तो ओके, रिजवान अहमद, क्विक रिप्लाई ऑन दिस एंड देन किशोर तिवारी जी। रिजवान अहमद। अमित जी, आपने पता नहीं कैसे मेरे मुंह की जुबान की बात छीन ली। आज जो अतीकुर रहमान साहब शिवसेना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब बाला साहब ठाकरे पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते थे। ये बताइए, सन 92 में जो शिव सैनिक मुंबई और भिवंडी की सड़कों पर तलवारें लेके घूमे थे, वो भी क्या कन्वीनियंस था? वो भी क्या कन्वीनियंस था आपके लिए? आप वो भूल के बैठे हैं, उनकी गोद में बैठे हैं, वो आप भूल गए। अरे एक सरकार के लिए अपना ईमान बेच दिया।
अरे एक बनना स्टेट की सरकार के लिए, गुजरात में सरकार के लिए किस प्रकार की भाषा अभय दुबे को इससे पहले नहीं बन रहा। अभय दुबे को शिवसेना के सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। रिजवान अपनी बात को कंप्लीट कर ले। अमीश जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीश जी एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सेकंड जाऊंगा। एक सेकंड, आवाज ही नहीं जा रही का सौदा जब तक मुसलमान करता रहेगा उसका अंजाम यही होता रहेगा। ठीक है, किशोर तिवारी से इंपॉर्टेंट है ना, किशोर ना देखिए टाइम नहीं है बस। देखिए जी शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को जिस प्रकार से अपमानित किया गया, गुजरातियों को कहा गया कि गुजरात में डूब मरते हैं, इसके बारे में ना अभय दुबे कुछ बोल रहे हैं ना किशोर। ठीक है, किशोर तिवारी बाला साहब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते थे, ये बात अतीकुर रहमान ने बोली। व्हाट यू हैव टू से? नहीं, मैं बता दो, सुलेमान सेना, सोनिया सेना या बाला साहेब के बारे में उनके मृत्यु के बाद ओपिनियन बनाना बराबर नहीं है। अतीकुर रहमान ने उनका ओपिनियन रखा। अच्छा, लेकिन शिवसेना की जो भूमिका है, शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो उसी प्रकार इंटैक्ट है। और बंबई की रक्षा हमने की थी। शुक्रिया, वी हैव गॉट द आंसर। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष है राजनीति क्या ना कराए, यही आज मैं कहना चाहता हूं। राजनीति क्या ना कराए, फर्क सामने है, आपके फर्क साफ है। नमस्कार। सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। 48 घंटे बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया घमासान शुरू हो सकता है, और ये घमासान शुरू होगा कैसे, ये हम आपको बताते हैं। राजनीति की वजह से, राजनीति यानी राज ठाकरे की नीति की वजह से। दरअसल राज ठाकरे ने